जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब आज का ये जो हमारा लेक्चर है, तो 13 नंबर का लेक्चर है। एंड 13 नंबर के लेक्चर में हम लोग फार्मेकोलॉजी के एमसीक्यू से शुरुआत कर रहे हैं। सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ पर्सन infected with HPV, the first virological marker detectable in serum is, ऑप्शन है HBsAg, ऑप्शन बी SBcAg, ऑप्शन सी HBeAg एंड ऑप्शन डी anti-HBs। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका? ए। ओके, ए आंसर आया है, ठीक है, HBsAg। सो नाउ सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझेंगे, इसके डेप्थ को समझेंगे, एंड ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आया है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू का डिस्कशन कर रहे हैं। तो नाउ इन अ पर्सन इन्फेक्टेड विद HBV, द फर्स्ट वायरोलॉजिकल मार्कर डिटेक्टेबल इन सीरम इज। नाउ क्वेश्चन का मतलब क्या है? सो पर्सन इन्फेक्टेड विद HBV, HBV का मतलब क्या है यहाँ पे? HBV का मतलब है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी। ओके, HBV इज हेपेटाइटिस बी। नाउ व्हाट इज हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस क्या होता है? तो हेपेटाइटिस दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर, हेपेटाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। ओके, नाउ इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर, यहाँ पे ITIS आया है, जैसे कि आप जानते हो कि यदि ITIS आता है तो उसका मतलब इन्फ्लेमेशन होता है। जैसे गैस्ट्राइटिस दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक, तो ITIS मतलब इन्फ्लेमेशन। सो हेपेटाइटिस दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। अब जो इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर है या हेपेटाइटिस है, उसके रीजंस क्या हो सकते हैं, किन कारणों की वजह से हेपेटाइटिस हो सकता है? तो हेपेटाइटिस के लिए जो अलग अलग रीजंस है, डिफरेंट रीजंस, तो हेपेटाइटिस के लिए रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? ओके, तो हेपेटाइटिस के लिए अगर हम रीजंस देखें तो आपको एक अल्कोहलिक लिवर डिसीज पता होगा, अल्कोहल। ओके, तो अल्कोहलिक लिवर डिसीज, अल्कोहल की वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकता है। देन देयर आर मेनी ड्रग्स, तो काफी सारे ड्रग्स हैं जिनके एडवर्स इफेक्ट्स की वजह से हेपेटाइटिस होता है। ओके, मेनी ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट्स की वजह से भी हेपेटाइटिस होता है, जैसे कि आपके एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, देयर आर मेनी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, जैसे कि रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पायरिजिनामाइड, इनके वजह से भी हेपेटाइटिस होता है। देन सर्टन केमिकल्स, कुछ केमिकल्स की वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकता है। ओके, देन अगर हम उसके बाद में मेन जो रीजन है हेपेटाइटिस का, मेन कारण दैट इज वायरल हेपेटाइटिस, तो वायरल इंफेक्शन की वजह से भी हेपेटाइटिस होता है, राइट। तो वायरल हेपेटाइटिस जो होता है, तो वायरल हेपेटाइटिस के टाइप्स है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई। दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस। ओके, एंड जब हम HBV की बात करते हैं तो हेपेटाइटिस बी वायरस, तो जो इन्फेक्शन हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे आया है, तो क्वेश्चन हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन के बारे में आया है। अब जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो उस केस में इम्यूनिटी आ जाती है, हमारी इम्यूनिटी भी उसमें एक्टिव रोल प्ले करेगी, मतलब इम्यूनिटी जो है हमारी, वो उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी जनरेट करेगी, राइट। तो यहाँ पे जब कोई भी पैथोजन, मतलब वो पैथोजन आपका वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजा हो सकता है, प्रोटोजोआ होता है, तो जब कोई पैथोजन या पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है, तो हमारी इम्यूनिटी उस पैथोजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाती है। क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है। बट एंटीबॉडी जब बनता है तो एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट में बनता है? तो एंटीबॉडी ये हमेशा एंटीजन के अगेंस्ट में ही बनता है। एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट में बनता है? तो एंटीबॉडी ये हमेशा एंटीजन के अगेंस्ट में बनता है, राइट। यदि हमारे बॉडी में कोई भी एंटीजन अवेलेबल है तो उसके अगेंस्ट में हमारी इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाएगी। एंड ये जो एंटीजन होते हैं ये किसके पास में होते हैं? एंटीजन किसके पास में होते हैं? तो एंटीजन जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई,
प्रोटोजोआ, इनके पास में होते हैं। मतलब वायरस का बॉडी का कोई पार्ट, ओके, जो उसका कैप्सिड है या उसका एनवलप है, जो प्रोटीन एनवलप होगा, प्रोटीन कोट होगा, या बैक्टीरिया के सेल का कोई पार्ट, ओके, तो जो पार्ट है पर्टिकुलर, वो कोई एक पार्ट, वो एंटीजन का काम करता है। एंड उस एंटीजन को डिटेक्ट करके हमारी जो बॉडी है, हमारी जो इम्यून सिस्टम है, वो एंटीबॉडी बनाती है। तो यहाँ पे भी जब हम बात करते हैं एचबीवी की, हेपेटाइटिस बी वायरस की, तो हेपेटाइटिस बी वायरस के पास में भी एंटीजन होता है, एंटीजन, और वो एंटीजन उसके सरफेस पे होता है, दैट इज हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। हेपेटाइटिस बी वायरस सरफेस एंटीजन है, SAG। तो जब भी कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करेगा, मतलब वो वायरस हो या बैक्टीरिया हो, तो उसके पास जो एंटीजन है, उस पैथोजन के पास में, उस एंटीजन को हमारी बॉडी डिटेक्ट करेगी, हमारी इम्यूनिटी डिटेक्ट कर लेगी और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगी। तो जैसे ही ये जो एचबीवी वायरस हमारे बॉडी में जाता है, तो हमारे बॉडी में जाने के बाद में नियर अबाउट विद इन 1 वीक और 2 वीक, 1 या 2 वीक में उसका लोड, वायरल लोड इतना बढ़ जाता है, विद इन 1 to 2 वीक्स। मतलब कोई एचबीवी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस जब हमारे बॉडी में एंटर करता है, तो बॉडी में एंटर करने के बाद में वायरल लोड 1 to 2 वीक में इतना बढ़ जाता है कि हम उस वायरस का ये जो सरफेस एंटीजन है, उसे ब्लड में डिटेक्ट कर सके, उसे ब्लड में डिटेक्ट कर सके। यहाँ पे डिटेक्टेबल इन सीरम बोला है, डिटेक्टेबल इन सीरम। यहाँ पे ये जो एंटीजन है, HBC एंटीजन, ये भी एंटीजन हेपेटाइटिस बी का है। HBE ये भी हेपेटाइटिस बी का एंटीजन है, बट ये जो एंटीजन है HBC, ये एंटीजन लिवर में होता है, ये लिवर सेल्स में पाया जाता है, ये ब्लड में नहीं आता है, सीरम में नहीं आता है। ये यहाँ पे जो 4 एंटीजन दिए गए हैं, इसमें से मतलब ये 3 एंटीजन है, ये एंटी HBS है। तो ये जो 3 एंटीजन है, इसमें से जो HBS AG है, यही हमें सीरम में इमीडिएटली देखने को मिलता है। यहाँ पे HBE AG भी आएगा, बट वो फर्स्ट वायरोलॉजिकल मार्कर नहीं है। मतलब जो HB वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस है, उसका जो फर्स्ट मार्कर हमें ब्लड में मिलता है, सीरम में मिलता है, दैट इज द HBS AG। HBC AG ब्लड में नहीं आएगा, वो वायरस में, वो लिवर में जाता है, लिवर सेल्स में वो मिलेगा हमें। ओके, तो जो क्वेश्चन है, इन अ पर्सन इन्फेक्टेड विद HBV द फर्स्ट वायरोलॉजिकल मार्कर डिटेक्टेबल इन सीरम इज। अब ये क्वेश्चन आपने कई बार कई एग्जाम्स के लिए पढ़ा होगा। ये एक IMP क्वेश्चन है, IMP। ये कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में है, RRB के एग्जाम्स में, CRE एम्स के एग्जाम में, इस तरीके के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है। एंड हेपेटाइटिस जो टॉपिक है, वायरल हेपेटाइटिस, ये नियर अबाउट सभी एग्जाम्स के सिलेबस में होता है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में हेपेटाइटिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर देना है, तो आपको यह कंसेप्ट पता होनी चाहिए कि एंटीजन क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए एंटीबॉडी क्या होता है, आपको वायरोलॉजिकल मार्कर, मतलब मार्कर क्या होते हैं, ये पता होना चाहिए। देन डिटेक्टेबल इन सीरम बोला है, पर्टिकुलरली सीरम, यहाँ पे लिवर नहीं बोला है, डिटेक्टेबल इन लिवर ऐसा नहीं बोला है, डिटेक्टेबल इन सीरम बोला है। तो यहाँ पे जो कीवर्ड्स आए इस क्वेश्चन में, ये कीवर्ड्स को आपको समझ के लेना है। उसके बाद में जो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ऑप्शंस में भी जो 4 ऑप्शंस होते हैं, तो हर एक ऑप्शन का डिटेल आपको पता होना चाहिए। जैसे HBS AG, तो क्या मतलब हुआ HBS AG का? तो हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन, एंड ये सबसे पहले हमें प्लाज्मा में दिखाई देता है, सीरम में दिखाई देता है। एंड ये कब दिखाई देता है? जब वायरस हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है, तो उसके 1 to 2 वीक में हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं प्लाज्मा में, सीरम में। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन 1 का डिस्कशन हुआ है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू दी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, so question number 2, the tetracycline excreted through the GIT is option A chlorotetracycline, option B dimethylcycline, option C doxycycline, and option D methacillin. Okay, so what do you think, क्या करेक्ट आंसर आएगा इसका? क्या ऑप्शन लगता है सी। आपको? ऑप्शन सी डॉक्सीसाइक्लिन। यस, ऑप्शन सी डॉक्सीसाइक्लिन आपने आंसर दिया है। ओके, ठीक है। अभी देखिए डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में, अभी टेट्रासाइक्लिन, जैसे कि आप जानते हो कि टेट्रासाइक्लिन क्या है,
तो टेट्रासाइक्लिन इज एन एंटीबायोटिक। टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है। ओके, एंड टेट्रासाइक्लिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, तो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन? क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है टेट्रासाइक्लिन का, बता सकते हो? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन? यस, कोई बताएगा? तो देखिए, अगर हमें फार्मेकोलॉजी पढ़ना है एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री भी पढ़ना है, तो उसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें सभी ड्रग्स का पता होना जरूरी है। एंड नॉट ओनली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बट नाउ अडेज मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस भी पढ़ना जरूरी है। मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस, जितने भी एंटीबायोटिक्स है, जितने भी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स है, तो सभी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को, तो रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म भी हमें पता होना चाहिए। तो जब आप फार्मेकोलॉजी को पढ़ते हो, तो फार्मेकोलॉजी को पढ़ते वक्त मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ साथ मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के लिए, वो भी पढ़ना और वो भी जान लेना आपके लिए जरूरी होता है। तो जो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है कि एंटीबायोटिक 30S राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड होते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। ओके, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक ये 30S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ में बाइंड होते हैं एंड प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। अभी टेट्रासाइक्लिन में अगर हम जैसे यहाँ पे बोला थ्रू द जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के थ्रू कौन सा टेट्रासाइक्लिन एक्सक्रीट होता है, तो ये क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन? ये क्वेश्चन का इंडिकेशन क्या है? अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं, मैं क्वेश्चन को चेंज करके ये आपसे पूछता हूं कि ये जो 4 ऑप्शन है टेट्रासाइक्लिन के, 4 एग्जांपल्स दिए गए हैं, इन टेट्रासाइक्लिन में से अगर किडनी फेलियर होता है या रेनल डैमेज होता है, तो कौन सा टेट्रासाइक्लिन आप यूज कर पाओगे, बता सकते हो? किडनी फेलियर में, रेनल डैमेज में, इन 4 में से कौन सा टेट्रासाइक्लिन यूज होगा? विच वन? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, मतलब आपका ये कहना है कि ऑप्शन ए मतलब क्लोर टेट्रासाइक्लिन ये किडनी में से पास होता है, रेनल एक्सक्रीशन है इसका। ओके, पहले ये जो क्वेश्चन है द टेट्रासाइक्लिन एक्सक्रीटेड थ्रू द जीआईटी इज, इसका करेक्ट आंसर है डॉक्सीसाइक्लिन। ओके, जो आपने आंसर दिया था सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो नाउ आपको ये पता चल गया है कि इसमें से, ये चारों में से डॉक्सीसाइक्लिन एक में ओनली वन ऐसा टेट्रासाइक्लिन है जो कि ओनली जीआईटी से एक्सक्रीट होता है। ठीक है, नाउ इसी क्वेश्चन को मैंने चेंज करके आपसे पूछा है। चेंज करके मैंने क्या पूछा आपसे कि इनमें से ऐसा कौन सा टेट्रासाइक्लिन है जो किडनी डैमेज की कंडीशन में यूज किया जा सकता है, किडनी डैमेज हो तो यूज किया जाएगा, कौन सा? तो आपने जैसे बताया कि क्लोर टेट्रासाइक्लिन। अब क्लोर टेट्रासाइक्लिन जो है उसका रेनल एक्सक्रीशन है, रेनल एक्सक्रीशन है मतलब किडनी में से पास होता है। डिमेक्लोसाइक्लिन ये भी किडनी में से पास होता है, मिथासाइक्लिन ये भी किडनी में से पास होता है। यदि आप किडनी डैमेज है, किसी पेशेंट का किडनी डैमेज है, तो उसका रेनल एक्सक्रीशन हैम्पर हो जाएगा, रेनल एक्सक्रीशन हैम्पर हो जाएगा। और यदि रेनल एक्सक्रीशन हैम्पर होता है, रेनल एक्सक्रीशन कम हो जाता है, तो क्या वो ड्रग एक्सक्रीट हो पाएगा? और यदि ड्रग का एक्सक्रीशन नहीं होता है, ओके, ड्रग का एक्सक्रीशन नहीं होता है, तो ड्रग का प्लाज्मा लेवल बढ़ जाएगा, ड्रग का प्लाज्मा लेवल बढ़ जाएगा, ड्रग की हाफ लाइफ बढ़ जाएगी, ड्रग के एडवर्स इफेक्ट्स बढ़ जाएंगे, राइट? अगर किसी ड्रग का हाफ लाइफ आप बढ़ा देते हो तो उसका डोज आपको कम करना पड़ेगा। ड्रग का हाफ लाइफ बढ़ रहा है, ड्रग का प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो उसके एडवर्स इफेक्ट्स भी बढ़ जाते हैं। उसके एडवर्स इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए उसका डोज कम करना पड़ता है। यदि किसी पेशेंट को किडनी डैमेज है और आप नॉर्मल थेरेपेटिक डोज में क्लोर टेट्रासाइक्लिन एडमिनिस्टर कर रहे हो या डिमेक्लोसाइक्लिन या मिथासाइक्लिन एडमिनिस्टर कर रहे हो, तो उस पेशेंट में के ब्लड में, उस पेशेंट के प्लाज्मा में, उस पेशेंट की बॉडी में ये जो टेट्रासाइक्लिन है, क्लोर टेट्रासाइक्लिन, डिमेक्लोसाइक्लिन, मिथासाइक्लिन, इसकी लेवल बढ़ते जाएगी, प्लाज्मा लेवल बढ़ते जाएगी, और प्लाज्मा लेवल बढ़ेगी तो साइड इफेक्ट्स होंगे, एडवर्स इफेक्ट होंगे, एडवर्स इफेक्ट ज्यादा होंगे। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको क्लोर टेट्रासाइक्लिन ही देना है और किडनी डैमेज है, तो क्लोर टेट्रासाइक्लिन का डोज आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, रिडक्शन ऑफ द डोज ऑफ क्लोर टेट्रासाइक्लिन। बट अगर डोज कम करते और वो इफेक्टिव नहीं रहता है, तो फिर क्या करोगे?
तो ऐसे केस में आपके पास में ऑप्शन है डॉक्सीसाइक्लिन। अगर किडनी डैमेज है तो क्या डॉक्सीसाइक्लिन का एक्सक्रीशन रुक जाएगा? क्या लगता है आपको? किसी पेशेंट का किडनी डैमेज है तो और आपने उसको डॉक्सीसाइक्लिन एडमिनिस्टर किया है, तो क्या डॉक्सीसाइक्लिन का एक्सक्रीशन रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि डॉक्सीसाइक्लिन कौन से रूट से एक्सक्रीट होता है? रूट ऑफ एक्सक्रीशन। तो डॉक्सीसाइक्लिन का जो रूट ऑफ एक्सक्रीशन है वो जीआईटी है, दैट इज द जीआईटी। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे इस तरीके से एग्जाम में पूछा गया है, द टेट्रासाइक्लिन एक्सक्रीटेड थ्रू द जीआईटी इज, ओके। यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछना होगा, तो पूछा जाएगा कि which of the following tetracycline can be administered in a patient with kidney damage। अगर किसी पेशेंट में किडनी डैमेज है तो उसमें इनमें से कौन सा टेट्रासाइक्लिन हम लोग एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ऐसा यही क्वेश्चन यही कंसेप्ट पे दूसरे तरीके से पूछा जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस क्या है? तो किडनी डैमेज में कौन सा टेट्रासाइक्लिन एडमिनिस्टर किया जाता है? तो किडनी डैमेज के कंडीशन में डॉक्सीसाइक्लिन, ये टेट्रासाइक्लिन एडमिनिस्टर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि डॉक्सीसाइक्लिन का रूट ऑफ एडमिशन जीआईटी है। नाउ यही क्वेश्चन तीसरे तरीके से कैसे पूछा जाएगा? थर्ड तरीका, सो विच ऑफ द फॉलोइंग टेट्रासाइक्लिन हैज जीआईटी एज अ रूट ऑफ एक्सक्रीशन, रूट ऑफ एक्सक्रीशन। तो कौन सा टेट्रासाइक्लिन है जिसका कि रूट ऑफ एक्सक्रीशन जीआईटी है? या which of the following drug, which of the following drug or which of the following tetracycline does not excrete through renal route, through renal route। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब ये एक ही क्वेश्चन को मैं चार अलग अलग तरीके से पूछ सकता हूँ, फोर अलग अलग तरीके से, फोर तरीके से, चार तरीके से मैं एक ही क्वेश्चन को आपसे पूछ सकता हूँ, ओके। तो याद रखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है, जब हम लोग एमसीक्यू का डिस्कशन कर रहे हैं, फार्मेकोलॉजी एमसीक्यू का डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपको यह समझना चाहिए कि एक ही यदि एमसीक्यू है तो उसकी जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट, उस एमसीक्यू की बेसिक कंसेप्ट, उस बेसिक कंसेप्ट पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिए, एमसीक्यूज, नंबर ऑफ एमसीक्यूज आर नॉट इंपॉर्टेंट। मैं मेरे हर लेक्चर में कहता हूं, जब भी मैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस लेता हूं, तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस लेते समय मैं हमेशा कहता हूं कि नंबर ऑफ एमसीक्यूज आर नॉट इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ एमसीक्यूज आर नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? क्या इंपॉर्टेंट है? कंसेप्ट क्लियरेंस इज इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट को समझ के लेना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। जैसे कि ये जो क्वेश्चन अभी था, इस एक ही क्वेश्चन को, एक ही कंसेप्ट को हम चार क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो एग्जाम्स के लिए जब आप पढ़ते हो एमसीक्यूज को, पीवाईक्यू को, तो उस पीवाईक्यू की बेसिक कंसेप्ट जो है, उस पूरी कंसेप्ट को समझिए, एंड उस कंसेप्ट को पे और कितने अलग अलग तरीके से एमसीक्यू आ सकते हैं वो भी समझ के लीजिए, ओके। तो इस तरीके से यदि आप स्टडी करोगे तो आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, ओके। तो एमसीक्यू मतलब सिर्फ नंबर ऑफ एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कितने एमसीक्यूज सॉल्व किए हैं, वो मत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने कितनी कंसेप्ट को कितने डेप्थ में क्लियर किया है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, द टेट्रासाइक्लिन एक्सक्रीटेड थ्रू द जीआईटी इज, तो इसका आंसर डॉक्सीसाइक्लिन है। एंड किडनी डैमेज है तो भी डॉक्सीसाइक्लिन दिया जा सकता है। रूट ऑफ एक्सक्रीशन की बात करें तो डॉक्सीसाइक्लिन का रूट ऑफ एक्सक्रीशन जीआईटी है। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट को आपको क्लियर रखना है, ओके। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सो डायazepam is a drug of choice used in the management of drug of choice, ओके। तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन है इंसोम्निया, ऑप्शन बी सिजोफ्रेनिया, ऑप्शन सी स्टेटस एपिलेप्टिकस, ऑप्शन डी नार्कोलेप्सी। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बताइए क्या आंसर है इसका? ऑप्शन सी। यस, ऑप्शन सी, यस, स्टेटस एपिलेप्टिकस, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन के पीछे जो कंसेप्ट है, ओके, इस कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे, इसका हम डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे इस क्वेश्चन का, ओके, डिटेल में जाएंगे इस क्वेश्चन के। तो अभी आपको मुझे बताना है कि डायजेपाम, ये डायजेपाम कौन से कैटेगरी का ड्रग है?
कैटेगरी बताइए उसकी। डायजेपम की कैटेगरी कौन सी है? व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ डायजेपम? बेंजोडाइजेपिन। यस, इट इज द केमिकल क्लास जो है इसका, दैट इज बेंजोडायजेपिन। ओके, बेंजोडायजेपिन क्लास है इसका, केमिकल क्लास। बट मैंने कैटेगरी पूछा है उसका, फार्मेकोलॉजिकल कैटेगरी। Depressant. ओके, CNS depressant. सॉरी, CNS डिप्रेसेंट, यस करेक्ट। ओके, इट इज CNS डिप्रेसेंट। बट CNS डिप्रेसेंट में पर्टिकुलरली आपने उसका मैकेनिज्म बता दिया कि वो CNS को डिप्रेस करता है, बट उसके इंडिकेशंस क्या है? व्हाट आर द थेरेप्यूटिक इंडिकेशंस ऑफ डायजेपम? कौन से चैप्टर में हम उसको पढ़ते हैं? सीडेटिव हिप्नोटिक। करेक्ट, हिप्नोटिक सेडेटिव में हम लोग इसको पढ़ते हैं। डायजेपम को कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? हिप्नोटिक सेडेटिव्स, राइट। तो इसकी कैटेगरी हिप्नोटिक सेडेटिव्स है, एंड हिप्नोटिक सेडेटिव्स आर CNS डिप्रेसेंट, नो डाउट अबाउट इट। ओके, CNS डिप्रेसेंट का है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। नाउ व्हाट डज इट मीन? हिप्नोटिक्स का मतलब क्या हुआ? व्हाट आर हिप्नोटिक्स? हिप्नोटिक्स क्या होते हैं बताइए। व्हाट आर हिप्नोटिक्स? हिप्नोटिक्स का मतलब क्या? हाँ बोलिए। So hypnotics are the sleep-inducing drugs. Sleep-inducing drugs, the drugs which induce sleep resembling natural sleep, or drugs which produce sleep resembling natural sleep. जो drugs sleep produce करते हैं, those are the hypnotics. And sedatives क्या होते हैं? तो sedatives are the drugs which calm down the patient. जो patient को शांत करते हैं, those are the sedatives. तो अगर hypnotic sedatives में हम लोग benzodiazepine को पढ़ते हैं, तो insomnia के केस में ये फर्स्ट चॉइस ड्रग क्यों नहीं है? इंसोम्निया, व्हाट इज इंसोम्निया? इंसोम्निया का मतलब क्या है? व्हाट इज इंसोम्निया? इंसोम्निया क्या होता है? देखिए, जब आप, यस करेक्ट, लॉस ऑफ स्लीप, करेक्ट एग्जैक्टली। तो जब आप एमसीक्यूज पढ़ते हो तो उसमें जो भी ऑप्शंस आते हैं, ऑप्शंस का भी मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इंसोम्निया का मतलब होता है लॉस ऑफ स्लीप, राइट, लॉस ऑफ sleep, that is insomnia. Okay, now what is schizophrenia? Mental क्या होता है? disorder. Yes, it is mental disorder. It is a psychosis. Psychosis है और psychotic disease है, right? जो कि mental disorder है। इसमें hallucination, delusions होता है, hallucination, delusions होते हैं। इसमें पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, निगेटिव सिम्टम्स होते हैं। इसमें थॉट्स प्रोसेस जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है सिजोफ्रेनिया में। इसमें डिमेंशिया भी होता है, डिमेंशिया, ओके, मतलब बुद्धि काम नहीं करती है, डिमेंशिया भी होता है। ओके, सो दैट इज सिजोफ्रेनिया। देन व्हाट इज स्टेटस एपिलेप्टिकस? स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या होता है? व्हाट इज इट? Seizures. यस, स्टेटस एपिलेप्टिकस दैट इज सीजर। तो क्या ओनली सीजर्स, मतलब सभी सीजर्स को हम स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं क्या? ऑल सीजर्स, ऑल टाइप्स ऑफ सीजर्स आर स्टेटस एपिलेप्टिकस, ऐसा होता है क्या? जैसे जनरलाइज सीजर्स है, फोकल सीजर्स है, सेकेंडरीली जनरलाइज सीजर्स है, ग्रैंड mal एपिलेप्सी है, टोनिक क्लोनिक सीजर्स है। तो क्या ये सभी सीजर्स स्टेटस एपिलेप्टिकस है? अभी जैसे आपने आंसर दिया था कि डायजेपम इज अ ड्रग ऑफ चॉइस यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, आंसर वाज करेक्ट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर करेक्ट है, बट आपको उसका एग्जैक्ट मीनिंग भी पता होना चाहिए। ओके, तो स्टेटस एपिलेप्टिकस, जो एपिलेप्टिक सीजर्स होते हैं या सीजर्स होते हैं, अगर 5 मिनट्स में कंटिन्यूसली सीजर आते हैं, 5 मिनट्स के अंदर अंदर अगर सीजर 5 मिनट्स तक कंटिन्यू रहते हैं या रिपीटेडली सीजर्स आते हैं 5 मिनट्स, ओके, मिनिमम 5 मिनट्स के लिए, तो देन इट इज नोन एज स्टेटस एपिलेप्टिकस। नॉर्मली जो एपिलेप्टिक सीजर्स होते हैं, तो एपिलेप्टिक सीजर्स मैक्सिमम 2 मिनट्स के लिए हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 to 3 मिनट्स के लिए, जनरली अराउंड 30 सेकंड्स तक ये सीजर्स होते हैं, बट कुछ केस में 2 to 3 मिनट्स तक जा सकते हैं। बट अगर एपिलेप्टिक सीजर्स जो है 5 मिनट्स में रिपीटेडली होते हैं या कोई एक सिंगल सीजर 5 मिनट्स तक कंटिन्यू रहता है, तो दैट इज डेंजरस, वो सिचुएशन डेंजरस होती है, वहां पे पेशेंट के लाइफ को खतरा है, जान को खतरा है, पेशेंट की लाइफ
मतलब लाइफ के लिए वो डेंजरस है। तो दैट इज जब इपिलेप्टिक सीजर जो होता है वो 5 मिनट्स तक कंटिन्यू रहता है या 5 मिनट्स में अगेन एंड अगेन रिपीटेड होता है, तो दैट इज नोन एज स्टेटस इपिलेप्टिकस। ओके, देन नार्कोलेप्सी। व्हाट इज नार्कोलेप्सी? नार्कोलेप्सी क्या है? पता है नार्कोलेप्सी? तो नार्कोलेप्सी दैट इज द अटैक्स ऑफ स्लीप, अटैक्स ऑफ Sleep स्लीप, disorder. मतलब हाँ स्लीप डिसऑर्डर। ठीक है, मतलब नींद आएगी, इतनी नींद आएगी, इतनी नींद आएगी, उसमें कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। ओके, एंड कभी भी नींद आ सकती है। आप व्हीकल चला रहे हो तो सो जाओगे। ओके, आप बैठे हो सो जाओगे, आप एग्जाम में लिख रहे हो सो जाओगे। ओके, तो यहाँ पे स्लिप पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, स्लिप पे अटैक आ जाता है, स्लिप का अटैक आता है, नींद आती है, नींद आती है। एपिलेप्सी नहीं है, सीजर्स नहीं होता है, बट नींद आती है। और यदि किसी को नींद आती है तो उसे जगाया जा सकता है, नींद आती है तो जगाया जा सकता है। कुंभकर्ण जो होता है, कुंभकर्ण, तो कुंभकर्ण को नार्कोलेप्सी था, ऐसा हम बोल सकते हैं। जो नार्कोलेप्सी होता है तो उसमें कई बार पेशेंट जो होता है वो 48 टू 72 आवर्स तक सोते रहता है, कई बार ऐसा होता है। मतलब नार्कोलेप्सी का अगर कोई पेशेंट है तो नार्कोलेप्सी का पेशेंट 48 टू 72 आवर्स तक सोते रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। या कभी भी उसे नींद आ जाएगी, ये भी हो सकता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कुंभकर्ण जो था उसे नार्कोलेप्सी था, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सो डायजेपम इज अ ड्रग ऑफ चॉइस यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ। अब जब जैसे हम जानते हैं कि डायजेपम जो है वो हिप्नोटिक सेडेटिव कैटेगरी में आता है, हिप्नोटिक सेडेटिव कैटेगरी में आता है। तो हिप्नोटिक क्या, तो स्लिप प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है? नेचुरल स्लिप प्रोड्यूस करता है। तो फिर इंसोम्निया में इट इज नॉट द फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग। व्हाई? क्या लगता है आपको कि इंसोम्निया में फिर ये तो स्लिप प्रोड्यूसिंग ड्रग है ना, हिप्नोटिक है, तो फिर इंसोम्निया में फर्स्ट चॉइस क्यों नहीं है? व्हाई? बिकॉज से स्लीप पिऊ देत नाही ना. बिकॉज जो इंसोम्निया होता है तो इंसोम्निया के अलग अलग पैटर्न हैं, देयर आर मेनी पैटर्न्स ऑफ इंसोम्निया। ठीक है, मतलब कुछ लोगों को जल्दी से नींद नहीं आती है, पर एक बार नींद आ गई तो कंटिन्यू रहती है। ओके, कुछ लोगों में नींद जल्दी आ जाती है लेकिन वो बार बार उठ जाते हैं, मतलब डिस्टर्बेंस होता है नींद में। ठीक है, और कुछ लोगों को नींद आती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आती है। तो यहाँ पे स्लीप के अलग अलग पैटर्न होते हैं, देयर आर डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ स्लीप, देयर और इंसोम्निया के भी अलग अलग पैटर्न है। इंसोम्निया में मतलब एक तो बिल्कुल भी नींद ना आना, पूरी तरह से लॉस ऑफ स्लीप हो जाना, या फिर सेकंड कंडीशन में काफी लेट स्लीप आती है, नींद आती है काफी लेट, एंड फिर उस वजह से काफी लेट उठते हैं, कंटिन्यू मतलब नींद एक बार आ जाए तो कंटिन्यू रहती है, डिस्टर्ब नहीं होता है। या तीसरे केस में नींद आती है फिर डिस्टर्ब हो जाती है, नींद आती है डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस तरह के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं इंसोम्निया के, और इंसोम्निया के जो अलग अलग पैटर्न्स है उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट दिया जाता है। इंसोम्निया है, कोई भी किसी भी तरह का इंसोम्निया है, कोई भी टाइप का इंसोम्निया है, तो उसमें एक ही ड्रग है ऐसा नहीं है। पैटर्न जो होता है इंसोम्निया का, स्लीप का जो पैटर्न होता है, इंसोम्निया का जो टाइप होता है उसके अकॉर्डिंगली ड्रग्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। डायजेपम जो है ये डायजेपम लॉन्गर एक्टिंग ड्रग है, लॉन्गर एक्टिंग। इसका जो हाफ लाइफ होता है डायजेपम का हाफ लाइफ ये मोर देन 12 आवर्स है। इट इज अ लॉन्गर एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन, लॉन्गर एक्टिंग मतलब लंबे समय तक ये पेशेंट को सुला सकता है। ओके, एंड इसका हैंगओवर इफेक्ट भी होता है, हैंगओवर इफेक्ट नेक्स्ट डे इफेक्ट मिलेगा आपको डायजेपम का। तो यदि किसी को हैंगओवर इफेक्ट नहीं चाहिए तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, अलग ड्रग प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो इंसोम्निया किस तरह का है? ओके, देन पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, पेशेंट की कंडीशन कैसी है, उसके ऊपर इंसोम्निया का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। अगर जेट लैग की वजह से इंसोम्निया है, जेट लैग, ओके, तो जेट लैग के लिए मेलाटोनिन का ट्रीटमेंट दिया जाएगा, राइट, रामेल्टियन, मेलाटोनिन, यह ड्रग का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो सभी तरह के इंसोम्निया में एक ही तरह का ड्रग दिया जाता है ऐसा नहीं है। ओके, देन सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया में जो ड्रग्स दिए जाते हैं वो डोपामिन लेवल को कंट्रोल करने के लिए दिए जाते हैं। डोपामिन या सीरोटोनिन या फिर आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल को कंट्रोल करने के लिए सिजोफ्रेनिया में एंटीसाइकोटिक ड्रग दिए जाते हैं, एंटीसाइकोटिक।
and diazepam is not antipsychotic. Diazepam antipsychotic नहीं है. Okay. एंड सिजोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए हमें फ्लोरोब्यूटेरोफिनोन जैसे कि हेलोपेरिडोल है या क्लोरप्रोमाजिन है. विच वन? क्लोरप्रोमाजिन. तो हेलोपेरिडोल, क्लोरप्रोमाजिन जैसे एंटीसाइकोटिक ड्रग हमें सिजोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए देना होगा. देन स्टेटस इपिलेप्टिकस. तो स्टेटस इपिलेप्टिकस, तो यहाँ पे डायजेपाम जो है ये हिप्नोटिक सिडेटिव है. डायजेपाम के और क्या क्या मतलब इंडिकेशंस होते हैं डायजेपाम के? तो डायजेपाम जैसे आप जानते हो कि डायजेपाम ये हिप्नोटिक है. ओके. स्लीप प्रोड्यूस करता है. डायजेपाम सीडेटिव भी है. सीडेटिव, राइट. कामिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. डायजेपाम ये एंटी एंजाइटी भी है. एंटी एंजाइटी मतलब एंजियोलाइटिक, राइट. एंटी एंजाइटी दैट इज एंजियोलाइटिक. ये एंजियोलाइटिक भी है डायजेपाम. देन डायजेपाम जो है वो सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट भी है. सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट. स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट. ओके. सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट भी है डायजेपाम. ओके. देन डायजेपाम जो है ये एंटी कन्वर्जेंट भी है. एंटी कन्वर्जेंट मतलब एंटी एपिलेप्टिक भी है. एंटी कन्वर्जेंट मतलब ये एंटी एपिलेप्टिक. ओके. अगर डायजेपाम को आप इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर करते हो, इंट्रावेनसली, तो ये एनाल्जेसिक भी है. इट इज एनाल्जेसिक ऑल्सो. एनाल्जेसिक. ओके. देन डायजेपाम जो है ये प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन भी है. प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन. ओके. डायजेपाम जो है ये आपका जनरल एनेस्थेटिक भी है. जनरल एनेस्थेटिक्स. आपको डायजेपाम के बारे में ये सभी पता होना चाहिए. ओके. ये सभी जो है इंडिकेशन जो है या कैटेगरीज जो है या क्लिनिकल यूजेस जो है डायजेपाम के आपको पता होना चाहिए. तो डायजेपाम सिर्फ हिप्नोटिक नहीं है. तो डायजेपाम हिप्नोटिक, सीडेटिव, एंटी एंजाइटी, सेंट्रल एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, एंटी कन्वर्जेंट, एनाल्जेसिक मतलब आईवी अगर देते हो तो प्री एनेस्थेटिक भी है, जनरल एनेस्थेटिक भी है. एंड वो एसिड लेवल भी कम करता है. स्ट्रेस एसिड, स्ट्रेस अल्सर जो होता है, स्ट्रेस अल्सर, तो स्ट्रेस अल्सर को भी वो कंट्रोल कर सकता है. तो वहां पे भी डायजेपाम का मतलब इंडिकेशन है. सो जब आप डायजेपाम की फार्मेकोलॉजी पढ़ते हो तो आपको ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा. अब यहाँ पे डायजेपाम जो स्टेटस इपिलेप्टिकस में यूज होता है तो मतलब वो एंटी कन्वर्जेंट है इसलिए यूज होता है. इट इज अ सीएनएस डिप्रेसेंट. वो सीएनएस डिप्रेसेंट है. जितने भी एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स होते हैं, ऑल एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स, ऑल एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स आर सीएनएस डिप्रेसेंट. ओके. तो यहाँ पे स्टेटस इपिलेप्टिकस में डायजेपाम तो फर्स्ट चॉइस ड्रग है ही. डायजेपाम के अलावा वी कैन यूज क्लोनाजेपाम आल्सो. स्टेटस इपिलेप्टिकस में क्लोनाजेपाम या फिर फेनिटोइन भी यूज किया जाता है. सो क्लोनाजेपाम, फेनिटोइन, डायजेपाम, तो दिस आर द ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट स्टेटस इपिलेप्टिकस. और इसमें भी डायजेपाम इज द फर्स्ट चॉइस ड्रग. ओके. देन नार्कोलेप्सी. नार्कोलेप्सी में सडनली नींद आ जाती है. सडनली, अचानक से इंसान सो जाता है सडनली. ओके. बट उसे हिलाते हैं तो वो उठ भी सकता है. उसमें जगाना पॉसिबल होता है पेशेंट को, अवेयरनेस. ओके. तो यहाँ पे सडनली पेशेंट स्लीपिंग मोड में चला जाता है, स्लीपिंग मोड में जाता है. क्यों जाता है? क्योंकि अचानक से उसका सीएनएस डिप्रेस हो जाता है. सीएनएस डिप्रेशन हो जाता है इसलिए इंसान सो जाता है. ओके. तो इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा? यहाँ पे सीएनएस डिप्रेशन होता है नार्कोलेप्सी में, तो इसका ट्रीटमेंट होगा सीएनएस स्टिमुलेंट. क्या होगा ट्रीटमेंट? नार्कोलेप्सी का अगर पेशेंट है नार्कोलेप्सी का, तो ऑलरेडी उसका सीएनएस डिप्रेस होता है, ऑलरेडी वो नींद में रहता है, तो उसे आप दोबारा डायजेपाम दोगे क्या? डायजेपाम से तो उसका और भी सीएनएस डिप्रेस हो जाएगा और वो और भी ज्यादा नींद में, गहरी नींद में चला जाएगा. तो नार्कोलेप्सी, नींद नहीं आनी चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए, इसके लिए कौन से कैटेगरी के ड्रग्स देते हैं बताइए? नींद नहीं आनी चाहिए इसके लिए कौन सा ड्रग आप दोगे? एंटीसाइकोटिक. सॉरी, अभी आप मुझे बताइए, आप जब स्टडी करते हो, एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो और आप रात में स्टडी करते हो और आप चाहते हो कि आपका माइंड फ्रेश रहे और आपको नींद न आए, तो आप क्या करते हो? क्या लेते हो? या स्टूडेंट्स क्या लेते हैं? सर कैफीन. ऑफ कोर्स कैफीन, राइट. सीएनएस स्टिमुलेंट. सीएनएस स्टिमुलेंट, टी, कॉफी,
टी और कॉफी। क्या आप एंटीसाइकोटिक ड्रग लेते हो? स्टडी कर रहे हो, नींद नहीं आनी चाहिए, कल पेपर देना है, रात में सिलेबस पूरा पढ़ना है, तो स्टूडेंट जनरली क्या करते हैं? टी और कॉफी लेते हैं, राइट? मतलब कैफीन लेते हैं, मतलब सीएनएस स्टिमुलेंट लेते हैं, सीएनएस स्टिमुलेंट। तो जो नार्कोलेप्सी है, तो नार्कोलेप्सी के लिए भी ट्रीटमेंट क्या रहेगा? क्या रहेगा? सीएनएस स्टिमुलेंट, राइट? नार्कोलेप्सी के लिए भी ट्रीटमेंट क्या रहेगा? व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट फॉर नार्कोलेप्सी? तो नार्कोलेप्सी के लिए ट्रीटमेंट रहेगा सीएनएस स्टिमुलेंट। बट नार्कोलेप्सी में इतनी गहरी नींद आती है कि वहां पे जो कैफीन है वो सफिशिएंट नहीं होता है, कैफीन वहां पे सफिशिएंट नहीं है नार्कोलेप्सी में। ओके, तो स्ट्रॉन्गर सीएनएस स्टिमुलेंट कौन सा है? कोई है आपको पता है कि कैफीन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर, कैफीन से स्ट्रॉन्गर ऐसा कौन सा सीएनएस स्टिमुलेंट है? विच वन? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन? मेलाटोनिन सीएनएस स्टिमुलेंट नहीं है, मेलाटोनिन हिप्नोटिक है। जेट लैग, ये जो कंडीशन होती है, जेट लैग कंडीशंस में जब नींद नहीं आती है, जेट लैग से इंसोम्निया हो जाता है, या फिर जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं, नाइट शिफ्ट, कभी डे शिफ्ट करते हैं, कभी नाइट शिफ्ट करते हैं, तो डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट की वजह से भी जो हमारा बिहेवियर है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, सर्कैडियन रिदम है, सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से नींद नहीं आती है, तो उस समय मेलाटोनिन दिया जाता है। मेलाटोनिन इज सीएनएस डिप्रेसेंट, नॉट द सीएनएस स्टिमुलेंट। मेलाटोनिन की वजह से हमें नींद आती है। नेचुरली हम लोग जो नॉर्मल है, नॉर्मली जिनको नींद आ जाती है रात में, उनको किसकी वजह से आती है? तो मेलाटोनिन की वजह से आती है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे अंधेरा बढ़ने लगता है, अंधेरा, ओके, आप सब लाइट्स ऑफ कर दो और अंधेरा बढ़ने लगता है, तो वैसे हमारे बॉडी में, ब्लड में मेलाटोनिन का लेवल बढ़ने लगता है, और मेलाटोनिन का लेवल बढ़ने की वजह से हमें नींद आने लगती है। जनरली जो ओल्ड पेशेंट होते हैं, पेशेंट बोलिए जो लोग होते हैं जिनका उम्र ज्यादा हो गई है, जिनका 70, 75, 80 के करीबन है, तो ऐसे लोगों को नींद बहुत कम आती है। और उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है मेलाटोनिन की कमी। जैसे एज बढ़ने लगती है, तो एज बढ़ने के साथ साथ मेलाटोनिन का सिंथेसिस कम होने लगता है, और मेलाटोनिन का बायोसिंथेसिस कम होने की वजह से नींद कम हो जाती है। तो यहाँ पे मेलाटोनिन या सीएनएस स्टिमुलेंट नहीं है, मेलाटोनिन सीएनएस डिप्रेसेंट है, मेलाटोनिन की वजह से नींद आती है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा ड्रग देख रहे हैं जो सीएनएस स्टिमुलेंट है। तो कैफीन से स्ट्रॉन्गर सीएनएस स्टिमुलेंट कौन सा है? और देखिए अभी आपको समझ में आ रहा होगा, जस्ट अ मिनट, एक्सक्यूज मी, आपको यह बात समझ में आ रही होगी, अगर हम इंटरेक्शन करते हैं, हमारे बीच में कम्युनिकेशन होता है, आप मुझे अगर रिस्पॉन्स देते हो, हम लोग बातचीत करते हैं, तो आपके जो भी पॉइंट्स है उस पर मैं कुछ ना कुछ कमेंट कर सकता हूं, एंड उससे आपका जो डेप्थ है वो डेप्थ और बढ़ेगा। इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप रेगुलर ऑफलाइन, ऑनलाइन लेक्चर, ऑफलाइन लेक्चर, लाइव लेक्चर्स जितना आप अटेंड कर सको उतना अटेंड कीजिए, ताकि हमारे बीच में कम्युनिकेशन हो, डिस्कशन हो। जैसे आपने एक पॉइंट बताया, तो उस पर मैंने मेरा ओपिनियन दिया है, एंड जैसे मैंने मेरा ओपिनियन दिया, अगर आप मेरे ओपिनियन से एग्री नहीं करते हो तो आप अपना ओपिनियन भी दे सकते हो, हमारे बीच में हॉट डिस्कशन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्कशन होने दीजिए। टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर हम पूरे 1 घंटे में अगर एक ही कंसेप्ट को भी हम लोग डिस्कस कर पाए तो भी चलेगा। एक्चुअली मैंने आज के लेक्चर के लिए टोटल 20 एमसीक्यूज मैंने निकाले हैं, 20 एमसीक्यूज प्लस फर्स्ट चॉइस ड्रग्स का टेबल है। ओके, बट इन 20 एमसीक्यूज में से अगर हम एक ही एमसीक्यूज पूरे लेक्चर में 1 घंटे में डिस्कस कर सके तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास में काफी समय है। इसीलिए मैं आप लोगों से मतलब ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग भी मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेशन करोगे, आप लोग रिस्पॉन्स दोगे, आंसर दोगे, ज्यादा से ज्यादा आंसर दोगे ताकि हमारा डिस्कशन हो सके। ओके, चलिए, हाँ, तो फिर से हम हमारे पॉइंट की तरफ आते हैं। हाँ, तो सीएनएस स्टिमुलेंट क्या, कौन सा बता रहे थे आप, बोलिए। कोकेन। यस, कोकेन, यस, कोकेन, कोकेन कैन बी, यस, कोकेन हो सकता है, बट कोकेन जो है वो नार्कोटिक्स में आ जाता है, राइट? कोकेन जो है वो नार्कोटिक्स में आता है। थियोफेनिन भी है ना? कौन सा? थियोफाइलिन, यस, थियोफाइलिन भी है, यस, थियोफाइलिन भी है, बट थियोफाइलिन कैफीन के रेंज में आ जाता है। ओके, कैफीन से स्ट्रॉन्गर हमें चाहिए, तो कोकेन तो नार्कोटिक में आएगा। ओके, शेड्यूल एक्स में आ जाएगा।
देन जो मैं ड्रग बता रहा हूँ वो भी शेड्यूल एक्स में आता है, दैट इज एम्फेटामाइन। सुना है आपने कभी नाम एम्फेटामाइन का? ओके, एम्फेटामाइन। तो एम्फेटामाइन जो है, तो एम्फेटामाइन ये सीएनएस स्टिमुलेंट है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग सीएनएस स्टिमुलेंट है। एम्फेटामाइन जो ड्रग है, जब उसको लॉन्च किया गया था, ओके, तो एम्फेटामाइन का बहुत ज्यादा एब्यूज हुआ। एब्यूज क्यों एब्यूज हुआ, किसने एब्यूज किया एम्फेटामाइन का? तो जो ड्राइवर्स होते हैं, ट्रक ड्राइवर्स या जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने एम्फेटामाइन जो ड्रग है, जो कि सीएनएस स्टिमुलेंट है, और एम्फेटामाइन ये सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग है। एम्फेटामाइन लेने के बाद में आपको नियर अबाउट ऐसा समझिए कि अगर आप डोज लेते हो एम्फेटामाइन का, तो कम से कम 36 to 48 आवर्स आपको नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आती है इनिशियली। इनिशियली 36 to 48 आवर्स नींद नहीं आती है। माइंड का शार्पनेस बढ़ जाता है, शार्पनेस ऑफ द माइंड बढ़ जाता है। ओके, शार्पनेस माइंड का बढ़ जाता है एम्फेटामाइन की वजह से। तो इसीलिए जब एम्फेटामाइन लॉन्च किया गया था, उस समय इसका बहुत ज्यादा एब्यूज हुआ, मिसयूज हुआ। किसने किया? तो ड्राइवर्स ने किया, ट्रक ड्राइवर्स ने। ट्रक ड्राइवर्स को जब कंटिन्यूसली ड्राइविंग करना होता है, लॉन्गर ड्राइव, मतलब 12 आवर्स 24 आवर्स वो कंटिन्यूसली ड्राइविंग ही करते रहते हैं। उसके बाद में स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स थे, तो स्टूडेंट्स ने भी इसका बहुत मिसयूज किया। ओके, अब इसका प्रॉब्लम क्या है एम्फेटामाइन का? एम्फेटामाइन का प्रॉब्लम ऐसा है कि शुरू में जब आप इसका डोज देते हो, तो आपका नींद उड़ जाती है, माइंड का आपका शार्पनेस बढ़ जाता है, फोकस जो होता है, फोकस कॉन्सेंट्रेशन, स्टडी पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, जो कुछ आप पढ़ रहे हो याद रहता है। बट ये सब इनिशियली होता है, लेकिन बाद में जब इसका एडवर्स इफेक्ट शुरू होता है, तो एडवर्स इफेक्ट में जितनी ये पॉजिटिव बातें थी, ये सब नेगेटिव में हो जाती है। मतलब इंसान जो है बाद में एजिटेशन होने लगता है। इंसान को क्या होता है? एजिटेशन, मतलब बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करने लगता है। एजिटेशन होता है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करने लगता है। बीपी पे इफेक्ट होता है। नींद अगर नहीं होती है तो बाकी प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि बॉडी को नींद जरूरी है। अगर आप 36 to 48 आवर्स नींद लोगे ही नहीं, कंटिन्यूसली पढ़ते रहोगे, कंटिन्यूसली काम करते रहोगे, तो फिर इसके साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स होने ही वाले हैं। उसके बाद में आगे जाके जितना आपने मतलब शार्पनेस आपका बढ़ा था, उतने अपोजिट इफेक्ट आपको मिलेगा। तो एम्फेटामाइन का जो है एब्यूज मिसयूज काफी किया गया, इसीलिए बाद में उसको शेड्यूल एक्स में डाल दिया गया। ओके, शेड्यूल एक्स में। सो एम्फेटामाइन ये जो ड्रग है, तो एम्फेटामाइन ड्रग ये कौन से कैटेगरी में आता है, इसके कौन से क्लास में आता है एम्फेटामाइन, बता सकते हो? चलिए मैं आपको हिंट देता हूं कि एम्फेटामाइन जो है एएनएस पे आता है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन एएनएस। अब ड्रग्स एक्टिंग ऑन एएनएस में कहां पे आता है ये बताइए। अभी जैसे आप जानते हो, ड्रग्स एक्टिंग ऑन एएनएस में सिंपैथोमाइमेटिक, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, सिंपैथोलाइटिक्स, पैरासिम्पैथोलाइटिक्स है। तो एम्फेटामाइन किस में आएगा? सिंपैथोमाइमेटिक्स, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स, सिंपैथोलाइटिक्स, पैरासिम्पैथोलाइटिक्स किस में आएगा? सेंट्रल नर्वस ड्रग सिस्टम। सेंट्रल कैसे, हम तो एएनएस की बात कर रहे हैं ना, एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, एम्फेटामाइन जो है वो ड्रग्स एक्टिंग ऑन एएनएस है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन एएनएस, सीएनएस नहीं। ओके, उसका इफेक्ट हमें सीएनएस पे मिलता है, बट एक्चुअली इट इज ड्रग्स एक्टिंग ऑन एएनएस, और एएनएस में वो सिंपैथोमाइमेटिक्स में आता है। ओके, तो जब हम सिंपैथोमाइमेटिक्स पढ़ेंगे तब उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नार्कोलेप्सी जो है, तो नार्कोलेप्सी के लिए हमें कौन सा ड्रग चाहिए? तो नार्कोलेप्सी के लिए हमें एम्फेटामाइन चाहिए, एम्फेटामाइन। एम्फेटामाइन इज द ट्रीटमेंट फॉर नार्कोलेप्सी। तो यहाँ पे जो हमारा एमसीक्यू था, डायजेपाम इज द ड्रग ऑफ चॉइस यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ, तो ऑप्शन सी स्टेटस एपिलेप्टिकस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ स्कैबिज इज, ऑप्शन ए परमेथ्रिन, ऑप्शन बी लिंडेन, ऑप्शन सी आइवरमेक्टिन, ऑप्शन डी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। सो व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर? क्या लगता है आपको सही आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन ए।
परमेथ्रिन, यस करेक्ट, एग्जैक्टली, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, सही आंसर दिया है आपने, परमेथ्रिन। अभी मुझे बताइए कि स्कैबिस क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है स्कैबिस में, क्या सिम्टम होते हैं स्कैबिस में, क्यों होता है स्कैबिस, व्हाट इज स्कैबिस? स्कैबिस का पॉजिटिव एजेंट क्या है? व्हाट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ स्कैबिस? किसकी वजह से स्कैबिस होता है, किस वजह से होता है स्कैबिस, ये बताइए। अभी ये पैथोफिजियोलॉजी का क्वेश्चन आ गया कि इटियोलॉजी, इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ स्कैबिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पैथोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, तेरा टॉक्सिकोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, सभी कुछ हम ये फार्मेकोलॉजी के अंडर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बताइए कि स्कैबिस जो है उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, किस वजह से होता है स्कैबिस, बता सकते हो? यस, इसमें यहाँ पे टेबल में मैंने नहीं दिया है। ओके, ठीक है, बताइए स्कैबिस किस वजह से होता है? तो स्कैबिस ये माइट की वजह से होता है, माइट, ढेकुन, राइट, जिसको मराठी में ढेकुन बोला जाता है, या माइट, ओके, या माइट आपको पता होगा। ओके, तो माइट की वजह से होता है। कौन सा माइट? इस माइट का नाम क्या है? तो इसका नाम है सार्कोप्टेस स्कैबी, सार्कोप्टिस, SARCOPTES, सार्कोप्टिस स्कैबी, SCABEIE, सार्कोप्टिस स्कैबी। ये जो माइट है सार्कोप्टिस स्कैबी, इस माइट की वजह से स्कैबिस होता है। स्कैबिस का मेन इंडिकेशन ये क्या है, साइन सिम्टम्स? तो स्कैबिस में बहुत ज्यादा इचिंग होती है, सीवियर इचिंग होती है, इचिंग, बहुत ज्यादा इचिंग होती है स्कैबिस में, ओके। खाज, खाज होती है, इचिंग होता है। अबे सार्कोप्टिस स्कैबी, तो क्या कारण है इसका, क्यों होता है इचिंग? तो जब भी ये सार्कोप्टिस स्कैबी हमारे स्किन में होल करता है, पर्टिकुलरली इसकी फीमेल क्या करती है, होल्स कर देती है हमारे स्किन में। अगर हम स्किन को क्लीन नहीं रखते हैं, यदि स्किन को क्लीन नहीं रखा जाता है तब, और स्किन पे यदि सार्कोप्टिस स्कैबिस वो ग्रो हो रहा है, तो सार्कोप्टिस स्कैबिस ये हमारे स्किन में होल करता है, होल्स के अंदर में ये अपना घर बना लेते हैं, जो स्किन में होल करके वहां पे ये अपना घर बना लेते हैं, घर बना के फिर वहां पे मेल फीमेल जो है अपनी फैमिली बसा लेते हैं। फिर वहां पे फीमेल जो एग्स देती है, एग्स, होल्स के अंदर में एग्स, ठीक है। अब जब ये एग्स इसके आते हैं, फीमेल के एग्स प्लस डस्ट जो होती है, डस्ट एग्स होता है प्लस डस्ट होता है प्लस अदर और बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो इन सब की वजह से वहां पे कुछ डिलिटरेस सब्सटेंस बन जाते हैं, डिलिटरेस या ऐसे सब्सटेंस जो कि हमारी इम्यूनिटी को एक्टिवेट कर देते हैं, हमारी इम्यूनिटी को एक्टिवेट करते हैं, ओके। और जब हमारी इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है, तो इम्यूनिटी एक्टिवेट होने की वजह से इम्यून रिएक्शन होती है, इम्यून रिएक्शन की वजह से फिर इचिंग होने लगती है, सीवियर इचिंग होने लगती है, सीवियर इचिंग, ओके, ये ध्यान रखिए। तो ये पूरा इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी है स्कैबिस का। तो स्कैबिस के लिए जो ट्रीटमेंट है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, दैट इज द परमेथ्रिन, परमेथ्रिन इसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। इसके अंदर हम लोग इचिंग को कम करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो इचिंग को कम कर सकते हैं, ओके, बट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर नॉट द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ये इचिंग को कम करते हैं, ओके। देन उसमें और ऑप्शन क्या है, लिंडेन एंड आइवरमेक्टिन, ये भी यूज किया जा सकता है स्कैबिस को ट्रीटमेंट के लिए, बट लिंडेन एंड आइवरमेक्टिन आर नॉट द फर्स्ट लाइन ड्रग, ओके। तो स्कैबिस के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इज परमेथ्रिन, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, so the next question is the intake of a minimum of 4 to 10 drugs at the same time on a regular therapeutic basis is called, option A drug overdose, option B drug abuse, option C polypharmacy, option D drug overuse। अभी काफी सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आया है, मेनी एग्जाम्स में, so बताइए what is the correct answer? यदि आंसर पता नहीं है तो आप हाँ, यस ड्रग
तो अगर पता नहीं है आंसर, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो एन टाइप कर सकते हो या नॉट अटेम्प्टेड। ओके, तो ये जो कंसेप्ट है, मतलब आपने देखा होगा कि कई सारे पेशेंट्स हैं, तो उन पेशेंट्स को रेगुलर बेसिस पे 4 to 10 ड्रग्स दिए जाते हैं। मतलब एंटी प्लेटलेट भी ड्रग चल रहा है, एंटी प्लेटलेट। देन उसी पेशेंट को आपने देखा होगा कि कोई एंटासिड भी दिया जा रहा है, पीपीआई जैसा एंटासिड। उसी पेशेंट को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग भी दिया जा रहा है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ओके, उसी पेशेंट को आपका एंटी अंजाइनल ड्रग भी चल रहा है, एंटी अंजाइनल। ओके, एंटी अंजाइनल वो ड्रग भी आप दे रहे हो। उसी पेशेंट को आपका एंटी कोलेस्ट्रोलेमिक, मतलब जो आपका लिपिड लेवल कम करने के लिए हाइपोलिपिडेमिक ड्रग भी चल रहा है, हाइपोलिपिडेमिक ड्रग। ओके, हाइपोलिपिडेमिक। तो आपने ऐसे पेशेंट देखे होंगे, ओके, कि ऐसे कई सारे पेशेंट्स है जिनको एट ए टाइम 4 to 10 ड्रग्स हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं। एंटी प्लेटलेट भी देते हैं, एंटासिड भी देते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव भी देते हैं, एंटी एंजाइनल भी देते हैं, हाइपोलिपिडेमिक भी देते हैं, इवन विटामिन भी देते हैं, विटामिन एंड न्यूट्रिशन। ओके, तो ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं, एंड इवन विटामिन देते हैं, साथ में उनको हम लोग न्यूट्रिशन में जैसे बोन्स के लिए और कुछ सप्लीमेंट्री भी देते हैं। तो इस तरह से कई सारे पेशेंट्स हैं जिनको कि साइमल्टेनियसली कई कैटेगरीज के ड्रग्स एडमिनिस्टर किए जाते हैं। तो ये जो फिनोमिनन है जहां पे पेशेंट्स को एट अ टाइम 4 to 10 ड्रग्स एडमिनिस्टर किए जाते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो उस फिनोमिनन को या उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं पॉलीफार्मेसी। इट इज द पॉलीफार्मेसी, इसे पॉलीफार्मेसी कहा जाएगा। ठीक है, सो द इंटेक ऑफ अ मिनिमम ऑफ 4 to 10 ड्रग्स एट द सेम टाइम ऑन अ रेगुलर थेरेप्यूटिक डोज बेसिस इज कॉल्ड पॉलीफार्मेसी। एंड ये जो क्वेश्चन है ये काफी बार काफी एग्जाम्स में आ चुका है। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो ट्रिपोनेमा पैलिडम इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑप्शन ए सिफिलिस, ऑप्शन बी क्लैमिडिया, ऑप्शन सी एड्स, ऑप्शन डी गोनोरिया। बताइए। यस, आई होप कि इसका आंसर सभी को पता होगा। यस, ट्रिपोनेमा पैलिडम कॉजेटिव एजेंट ऑफ, किसका कॉजेटिव एजेंट है ट्रिपोनेमा पैलिडम? बताइए। ऑप्शन ए। करेक्ट, इट इज करेक्ट, सिफिलिस। ट्रिपोनेमा पैलिडम इज कॉजेटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस। अब बताइए ट्रिपोनेमा पैलिडम क्या है? वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजा है, प्रोटोजोआ है? क्या है ट्रिपोनेमा पैलिडम? सर बैक्टीरिया। ओके, इट इज बैक्टीरिया। अब बताइए बैक्टीरिया में कौन सा टाइप है? तो बैक्टीरिया में स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होगा। यस, स्पायरोशीट। ओके, स्पायरोशीटल बैक्टीरिया, ये स्पायरोशीट। ओके, सिफिलिस, ट्रिपोनेमा पैलिडम। ओके, नाउ ये जो क्लैमिडिया है, सो क्लैमिडिया इज आल्सो एसटीडी। ये भी एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। ठीक है, तो जो क्लैमिडिया, ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, ये भी बैक्टीरियल डिसीज है, बैक्टीरियल। एंड क्लैमिडिया का कॉजेटिव एजेंट कौन सा है? बता सकते हो? व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ क्लैमिडिया? इट इज आल्सो एसटीडी, ये भी एसटीडी है। और ऐसा कोई सिलेबस नहीं है, किसी भी एग्जाम का सिलेबस नहीं है जिसमें एसटीडी कवर नहीं किया गया है और जिसमें एसटीडी पे क्वेश्चन नहीं होता है। ऐसा कोई पेपर नहीं है, मैंने नहीं देखा है जिसमें एसटीडी पे कभी कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है। एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर है, यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर है, आरआरबी है, सीडीएससीओ है, जो भी पेपर्स है सभी एग्जाम्स में आपका इस पे क्वेश्चन जरूर आता है, राइट, एसटीडी पे। तो एसटीडी को डिटेल में आपने पढ़ना ही पढ़ना है, क्वेश्चन जरूर आता है। ओके, सो क्लैमिडिया, तो क्लैमिडिया का जो क्लैमिडिया ये भी एक एसटीडी है एंड इसका जो पॉजिटिव एजेंट है दैट इज क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस। क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस, ट्रैकोमैटिस ये बैक्टीरिया है। दिस इज द बैक्टीरिया, दिस इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ क्लैमिडिया। देन एड्स,
व्हाट इज एड्स? एड्स क्या है? व्हाट इज एड्स? देखिए हमारा समय हो चुका है, बताइए जल्दी। Acquired immunodeficiency syndrome. यस, ये तो आपने उसका फुल फॉर्म बता दिया। ओके, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म है, बिल्कुल सही बात है। सर बट मैंने पूछा HIV कि का पॉजिटिव एजेंट आता है। HIV इज द पॉजिटिव एजेंट है, HIV इन्फेक्शन है, HIV उसका एजेंट, पॉजिटिव एजेंट है, एड्स का, सही बात है। बट एड्स क्या है ये बताइए। हाउ विल यू डिफाइन एड्स? एड्स को आप कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एड्स? ओके, तो एड्स को डिफाइन कैसे किया जाता है? तो एड्स इज द फाइनल स्टेज ऑफ HIV। फाइनल स्टेज, एड्स इज द फाइनल स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन। एड्स क्या है? फाइनल स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन। HIV इन्फेक्शन की जो सबसे लास्ट स्टेज होती है दैट इज द एड्स। एड्स के बाद में इंसान का मरना निश्चित है। ओके, एड्स में कब होता है? तो नॉर्मली जब जो CD4 प्लस काउंट है, CD4 प्लस T सेल्स का जो काउंट है, ये काउंट 200 सेल्स जो है, ओके, 200 सेल्स के नीचे चला जाता है, 200 सेल्स 200 माइक्रोलीटर के नीचे चला जाता है, तब एड्स होता है। तो एड्स का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? तो एड्स मतलब HIV इन्फेक्शन में CD4 प्लस सेल्स का काउंट 200 माइक्रोलीटर पर सेल्स से पर mm से नीचे चला जाता है। mm क्यों होगा? या 200 जो इसका साइज है 200 माइक्रोन पर mm क्यूब से नीचे चला जाता है। नंबर कितने? 200 से कम पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में CD4 प्लस काउंट जो है 200 से कम हो जाता है, तो दैट इज एड्स। तो एड्स को आप कैसे डिफाइन करोगे? तो एड्स मतलब HIV या एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो वो तो फुल फॉर्म हुआ एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। पर डेफिनेशन क्या है कि HIV पेशेंट में जब CD4 प्लस काउंट 200 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड इससे कम हो जाता है, तो दैट इज एड्स। और एड्स इज द फाइनल स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। गनोरिया का पॉजिटिव एजेंट नेजेरिया गनोरी। नेजेरिया गनोरी इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ गनोरिया। ओके, सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ पे आज ये जो एमसीक्यूज है, फार्मेकोलॉजी के एमसीक्यूज, जिसमें फार्मेकोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, देन आपका फार्मेकोथेराप्यूटिक्स, फर्स्ट लाइन ड्रग्स, एडवर्स इफेक्ट्स, ये सब कुछ हमने आज कवर किया है, मतलब ये एमसीक्यूज के थ्रू। एक्चुअली 20 एमसीक्यूज हमको कवर करने थे, बट जैसे कि हमारा डिस्कशन आगे बढ़ते गया तो हमारे 6 एमसीक्यूज ही कवर हो पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक भी एमसीक्यूज 1 घंटे में कवर होता है तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। एंड इसीलिए लाइव लेक्चर अटेंड करना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा।